गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट लेक्चर कौन सा चल रहा था? कुषाण वंश चल रहा था। कुषाण वंश कंप्लीट हो गया था। गुप्त वंश स्टार्ट किया था, थोड़ा सा स्टार्ट किया था आई थिंक। ठीक। और कुषाण वंश से ना मेन चीजें याद करनी है। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में कुजुल कंडफिसिस ने की थी और उसका उत्तराधिकारी भीम कंडफिसिस था। उसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के आए तो सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए, चांदी के सिक्के आए तो चंद्रगुप्त प्रथम या गुप्त वंश के शासकों ने चांदी के सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। और सबसे ज्यादा अगर पूछे सोने के सिक्के तो गुप्त वंश के शासकों ने, और सोने के सिक्के सबसे पहले पूछे तो इंडो ग्रीक शासकों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाण वंश के शासक पूछे तो भीम कंडफिसिस। फिर हमने पढ़ा था कनिष्क के बारे में, 78 ईस्वी में राजा बना था। और कनिष्क के बारे में क्या क्वेश्चन, 78 ईस्वी में इसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। हाँ, शक संवत इसी ने चलाया था। और भारतीय कैलेंडर किस संवत को फॉलो करता है? शक संवत। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी ना, ठीक है। और उसने मतलब एक आपसे पूछा जाएगा कि रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? कनिष्क ने की थी। इसका उत्तराधिकारी हुबिक्स होता था। उसने ना मथुरा को क्या दिया था? महत्व ज्यादा दिया था। और कनिष्क है, इसने मतलब इसके टाइम में के पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, दूसरी कौन सी थी? मथुरा होती थी। आज हम कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं बेटा? गुप्त वंश पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश पढ़ेंगे। और गुप्त वंश है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताया ये कुषाणों के क्या होते थे? सावंत होते थे। कुषाणों के क्या होते थे? ये सावंत होते थे। एक ये क्वेश्चन आएगा, इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। इसे कला एवं विज्ञान का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और इसे हिंदुओं का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। हिंदुओं का क्या कहा जाता है? इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां तक हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि गुप्त वंश की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। किस वंश की जानकारी? गुप्त वंश की जानकारी। एक गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक रचना होती थी बेटा मुद्रा राक्षस, ठीक है, जो किसकी रचना होती थी? विशाखा दत्त की रचना होती थी। विशाखा दत्त की कौन सी रचना होती थी? मुद्रा राक्षस होती थी। लिख लो। एक होती थी कालिदास की रचनाएं। किसकी रचनाएं? कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाएं भी हमें किसके बारे में जानकारी देती है? बता दो। गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। मुद्रा राक्षस किसकी हो गई? विशाखा दत्त की। कालिदास की रचनाएं भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है? गुप्त वंश के। एक है, ठीक है, कामसूत्र। कामसूत्र ये वात्सायन की पुस्तक थी। वात्सायन की पुस्तक थी। और ये पुस्तक है ना, कहते हैं बेटा लिखी गई थी कुषाण वंश के टाइम में लिखी गई। और लेकिन ये पुस्तक भी किसके बारे में जानकारी देती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। मैंने कहा था गुप्त वंश वाले किसके सामंत होते थे? कुषाणों के सावंत होते थे। गुप्त वंश वाले किसके सावंत होते थे? कुषाणों के सावंत होते थे। तो ये पूछेगा गुप्त वंश की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, तब आपका आंसर क्या होगा? मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाखा दत्त की थी। मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाखा दत्त की होती थी। एक बार पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने एक पुस्तक लिखी थी, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है? हरिसेन की पुस्तक का नाम क्या होता था बेटा? प्रयाग प्रशस्ति। ये भी किसके बारे में जानकारी देती है? हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस।
एक विशाखादत्त की एक पुस्तक और थी, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो दो तो विशाखादत्त की हो गई बेटा, और किसकी रचनाएं हो गई, कालिदास की। कामसूत्र किसकी है, वात्सायन की। और ये लिखी किस वंश के टाइम में गई थी सॉरी बच्चों, लेकिन जानकारी किसकी देती है ये, गुप्त वंश की। हरिसेन की कौन सी रचना हो गई, प्रयाग प्रशस्ति, ये भी किस वंश के बारे में जानकारी देती है हमें, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और जैसे पुराने टाइम की जो पूछे मोहरे हैं, वो भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है, ताम्रपत्र है, वो भी किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। और दो यात्रियों के नाम लिख लेना बेटा, एक का तो फायान और एक बाद में आया था हवेन स्वांग। ये चीनी यात्री थे दोनों, ये भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। एक तो लिख लो फायान और एक हवेन स्वांग, एक तो लिख लो फायान और एक हवेन स्वांग, ये भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं, हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। विशाखादत्त की पुस्तक का नाम क्या था, मुद्रा राक्षस, और इसकी पुस्तक कौन सी थी, देवी चंद्रगुप्तम हो गई। कालिदास की रचनाएं हो गई। ठीक है, और कामसूत्र किसकी थी, वात्सायन की पुस्तक का नाम होता था। और हरिसेन की कौन सी हो गई बेटा, प्रयाग प्रशस्ति। ये हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। और विदेशियों के वृत्तांत में कौन से दो राइटर याद करने हैं, एक तो फायान और एक हवेन स्वांग। दोनों कहाँ के यात्री होते थे, चीनी यात्री होते थे। ठीक है, और भारत से ना बेटा बहुत भारी मात्रा में ना जो साहित्य है ना वो चीन ले जाया गया था। ठीक है, एक कहानी याद आ रही है कि एक टाइम की बात थी, भारत का ना बहुत सा साहित्य है ना चीन ले जाया जा रहा था, और उसमें ना कुछ चीनी मतलब सैनिक बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो मेन व्यक्ति था ना नाविक, उसने कह दिया कि ये जहाज है ना डूबने वाला है, ये जहाज क्या होने वाला है, डूबने वाला है। इसमें या तो हम इस साहित्य को पानी में डाल दें या किसी एक को ना इस नदी में छलांग लगाकर अपनी क्या देनी होगी, जान देनी होगी। तो चीनियों ने क्या किया बेटा, साहित्य को उस नदी में डालने की बजाय खुद उस नदी में कूद कर क्या दे दी, जान दे दी। भारत वाले होते तो बोला जाने दो साहित्य, बाढ़ में जाए साहित्य, ठीक है, और लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस नदी में कूद कर खुद क्या दे दी थी, जान दे दी थी। तो ये होता है मतलब किसी चीज से देश प्रेम की भावना करना। देश प्रेम की भावना हमारे अंदर भी है, लेकिन हम फीलिंग ले जाते हैं और ही बोला साहित्य और लिख लेंगे, जीवन रहा तो और लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमें साहित्य लिखा हुआ मिल रहा है तो फिर आप क्यों टाइम बर्बाद करें। तो कालिदास की रचनाएं, कामसूत्र वात्सायन की, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, मोहरे, ताम्रपत्र, हवेन स्वांग और फायान की कुछ रचनाएं किस वंश के बारे में जानकारी देती है, गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, अब बेटा गुप्त वंश है ना, इसका संस्थापक होता था श्रीगुप्त। कौन होता था, श्रीगुप्त। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, ये 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक राजा रहा था। ठीक है, लेकिन कहते हैं इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में की थी। लिख लो, इसने गुप्त वंश की, ज्यादातर किताबों आपको बताएगी कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, 275 ईस्वी में हुई थी। लिख लो, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, 275 ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी बेटा, 275 ईस्वी में किस वंश की स्थापना हुई थी, गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और श्रीगुप्त राजा कब से लेकर कब तक रहा था, 240 से 280 तक राजा रहा था, लेकिन गुप्त वंश की इसने स्थापना कब की थी, 275 ईस्वी में की थी। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, 275 ईस्वी में की किसने थी, श्रीगुप्त। आज तक एसएससी के एग्जामों में जितनी बार भी क्वेश्चन आया यही आया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था, श्रीगुप्त होता था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था श्रीगुप्त होता था। इसने स्थापना कब की थी, 275
75 ईस्वी में स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में हमें किससे पता चलता है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था? श्री गुप्त होता था। लिख लो, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है किसकी स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। लिख लो, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि इसका संस्थापक कौन होता था? श्री गुप्त होता था। इसका संस्थापक कौन होता था बेटा? श्री गुप्त होता था। यह जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? हरिसेन की कौन सी पुस्तक देती है? प्रयाग प्रशस्ति इसकी पुस्तक जानकारी देती है। वैसे 99% यही क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आपका आंसर क्या होगा? श्री गुप्त है ना, वो गुप्त वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। ठीक है, और इसके बारे में ना और हमें जानकारी नहीं मिलती। एक ही पुस्तक है, वो कौन सी है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। वो पूछेगा हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति स्पेशल किस राजा के बारे में जानकारी देती है, तब आपका आंसर क्या होगा? श्री गुप्त के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अब इसका बेटा राजा बना घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है, इसका बेटा कौन होता था? घटोत्कच होता था। 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक राजा रहा। लिख लो, इसका बेटा कौन होता था बेटा? घटोत्कच होता था। और घटोत्कच का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 280 से लेकर 319 तक। श्रीगुप्त का बेटा कब से कब तक था? 240 से 280। लेकिन आप 240 से 80 याद ना रहे, शायद ना पूछा जाए, लेकिन 275 याद जरूर करना, क्योंकि उस टाइम किस वंश की स्थापना हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 275 ईस्वी में गुप्त वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका बेटा कौन होता था? घटोत्कच होता था। कहते हैं घटोत्कच ने ना सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लिख लो, गुप्त वंश का पहला कौन सा शासक था? गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने घटोत्कच की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने घटोत्कच की उपाधि महाराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? घटोत्कच ने की थी। और इससे संबंधित है ना हमें एक ताम्र पत्र भी मिला है। क्या मिला है बेटा? इससे संबंधित हमें एक ताम्र पत्र भी मिला है। ताम्र पत्र होता है तांबे का एक पत्र जिस पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये गुप्त वंश का पहला राजा था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? घटोत्कच ने की थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो कौन होता था? श्री गुप्त होता था। उसका बारे में वर्णन हरिसेन की कौन सी पुस्तक देती है? प्रयाग प्रशस्ति देती है। उसका बेटा कौन होता था? घटोत्कच। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक क्या रहा था? राजा रहा था। इससे संबंधित हमें क्या मिला है? एक ताम्र पत्र मिला है। अब कहते हैं घटोत्कच के बाद जो राजा बना ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बना था बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था। लिख लो, 319 ईस्वी में कौन राजा बना था? चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था। लिख लो, इसके बाद कौन राजा बना था? चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था। कब बना था? 319 ईस्वी में। और ये इस वंश का, लिख लो, इस वंश का रियल फाउंडर, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह इस वंश का क्या होता था? वास्तविक संस्थापक होता था। लिख लो, यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक होता था। इस वंश का बेटा वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कौन होता था? तब आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का क्या होता था? वास्तविक संस्थापक होता था। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। एक तो गुप्त वंश का संस्थापक आए तो श्री गुप्त, और वास्तविक संस्थापक आए तो कौन होता था? चंद्रगुप्त प्रथम होता था। इसने राजा बनते ही बेटा 319 ईस्वी में ना एक संवत चलाया था गुप्त
सॉरी बच्चों, इसने कौन सा संवत चलाया था राजा बनते ही? गुप्त संवत चलाया था। लिख लो, इसने राजा बनते ही कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। इसने राजा बनते ही कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। इसने राजा बनते ही कौन सा संवत चलाया था? तब आपका आंसर क्या होगा? गुप्त संवत चलाया था। कल एक शक संवत भी पढ़ाया था ना, कब चला था? 78 ईस्वी में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। 319 में से आप 78 घटाओगे ना, तो अगर मैथ मेरा ठीक है या आपका ठीक है तो अंतर कितना आएगा? 241 वर्ष का क्या आएगा? अंतर। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि गुप्त वंश और ये शक संवत और गुप्त वंश के बीच में कितना अंतर है? कितना है? 241 वर्ष का है। यकीन नहीं है तो घटाकर देख लो चाहे, ठीक है। कितना अंतर मिलेगा? 241 वर्ष का क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। इसने कौन सा संवत चलाया था बेटा? गुप्त संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क। लेकिन वो पूछेगा भारत का कैलेंडर किसको फॉलो करता है? शक संवत। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और कहती हैं इसने ना वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। वही बात है, इसने भी वैवाहिक संबंधों द्वारा, ठीक है, क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या किया था बेटा? साम्राज्य विस्तार। एक कहते हैं लिच्छवी। लिच्छवी की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था बेटा? कुमार देवी। उससे इसने क्या कर ली थी? शादी। और इसको दहेज में क्या मिला था? वैशाली मिला था। ठीक है, लिख लो। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या की थी? शादी की थी। और दहेज में इसको क्या मिला था? वैशाली मिला था। लिख लो, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या की थी? शादी की थी। इसने लिच्छवी की राजकुमारी किससे शादी कर ली थी? कुमार देवी से शादी कर ली। और दहेज में इसको क्या मिला था बेटा? वैशाली मिला था। ठीक है, मैं जब आप महाजनपद करवा रहा था तब मैंने कहा था वज्जी की कैपिटल कौन सी होती थी? वैशाली होती थी। ठीक है, ठीक है। काशी की कैपिटल वाराणसी। 16 महाजनपद करवाए थे अगर आपको याद है तो। महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? हाँ, वेरी गुड, अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में मिलती है। तो इसने किससे शादी कर ली? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या कर ली इसने? शादी। और इसको क्या मिला था दहेज में? वैशाली मिला था। क्या मिला था दहेज में? वैशाली मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मतलब लिच्छवी की किस राजकुमारी से शादी की थी? कुमार देवी से। दहेज में क्या मिला? वैशाली। और इसने ना महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पहला राजा था जिसने महाराज की उपाधि धारण करने वाला। पहला कौन था बेटा? घटोत्कच था। और ये है ना, इसने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? महाराजा धीराज। पेपर में यही क्वेश्चन आया था। इसने एक तो कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। और एक कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। 335 ईस्वी तक ये लिख लो राजा रहा था। 319 से कब तक रहा? 335 तक। ठीक है, 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक राजा कौन रहा था? तब आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम रहा। कौन रहा? चंद्रगुप्त प्रथम रहा। दोबारा बताता हूं बेटा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था? श्रीगुप्त। वह राजा तो रहा 240 से 280 तक, लेकिन उसने गुप्त संवत कब चलाया था? 275 ईस्वी में चलाया था। उसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से। उसका बेटा हुआ घटोत्कच। 280 से लेकर 319 ईस्वी तक क्या रहा था? वह राजा रहा।
और राजा बनते ही ना उसके से संबंधित क्या मिला है, एक ताम्रपत्र में मिला है। और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। और 319 से 35 तक कौन रहा, चंद्रगुप्त प्रथम। यह इस वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कौन सा संवत चलाया, गुप्त संवत। और ये अपना साम्राज्य विस्तार कैसे करता था, वैवाहिक संबंधों द्वारा। लिच्छवी की किस राजकुमारी से शादी की थी, कुमार देवी से। और वैशाली क्या मिला था उसको, दहेज में वैशाली मिला था। ठीक है, अब है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जिस राजा से, वो है समुद्र गुप्त। कौन सा रहेगा, समुद्र गुप्त। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक किसका शासन था, समुद्र गुप्त का शासन था। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक किसका शासन था बेटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र गुप्त का शासन था। ठीक है, 375 से लेकर आपका 335 से लेकर 375 तक किसका शासन रहेगा, समुद्र गुप्त का शासन रहेगा। यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया आज तक एग्जाम में, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे लिख लो, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। लिख लो, इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। ये 101% क्वेश्चन आएगा, इसे विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। कहते हैं इसने आर्यवर्त साइड है ना 9 विजय हासिल की और दक्षिणी वर्त में ना इसने कितनी विजय हासिल की, 12 विजय। आर्यवर्त साइड इसने कितनी विजय हासिल की थी बेटा, 9 विजय। और दक्षिणी वर्त साइड इसने कितनी विजय हासिल की थी, 12 विजय। आर्यवर्त साइड ये कितनी विजय हासिल की थी इसने, 9 विजय। और दक्षिणी वर्त साइड ये कितनी विजय हासिल की थी इसने, 12 विजय। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसे किसने कहा था, भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, एक बार आया था बेटा HSC ने पूछा था ईरान का नेपोलियन। वेरी गुड, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। लिख लो, नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। और आगे अभी तक आया नहीं है बेटा, हरियाणा का नेपोलियन आए ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। हरियाणा का नेपोलियन कभी आएगा तो किसको कहा जाता है बेटा, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। अभी तक आया नहीं है, लेकिन हेमू कहते 21 लड़ाइयां लड़ा था, पानीपत के युद्ध से कभी हारा नहीं था। इसलिए आ सकता है हेमू को हरियाणा का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन कौन है, भारत का कौन है, समुद्रगुप्त। हरियाणा का कौन है, हेमू। हेमू रेवाड़ी से था, कहां से था, रेवाड़ी। और हेमू के पीछे क्या लगता था बेटा, विक्रमादित्य। और वो विक्रमादित्य की उपाधि है ना, ये पेपर में आएगा, किस काल से शुरू हुई थी, गुप्त काल से। लिख लो, विक्रमादित्य की उपाधि। हेमू भारतीय इतिहास का 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था, लेकिन ना विक्रमादित्य की उपाधि किस काल से शुरू हुई थी, गुप्त काल से। लिख लो, विक्रमादित्य की उपाधि किस काल से शुरू हुई थी, गुप्त काल से। विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि किस काल से शुरू हुई थी,
गुप्त काल से शुरू हुई थी। विक्रमादित्य की उपाधि किस काल से शुरू हुई थी? तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? गुप्त काल से कौन सी उपाधि शुरू हुई थी? विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हुई थी। किस काल से शुरू हुई थी बेटा? गुप्त काल से। कौन सी उपाधि शुरू हुई थी? विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हुई। और किसको कहा जाता है विक्रमादित्य? हेमू 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था। ठीक है। रियल में एक बार आया था। नेपोलियन कहाँ का था बेटा? फ्रांस का। रियल में नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। रियल में नेपोलियन का नाम क्या था बेटा? नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक बार आया। कब फ्रांस का राजा बना? 1804 में ये किसका राजा बना? फ्रांस का राजा बना। ये एचएसएससी ने पूछा था। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ये राजा कब बना था फ्रांस का? 1804 में क्या बना था? राजा बना था। उपाधि बेटा कभी भी किसी को किसी की दी जा सकती है। ठीक है। अब देखो नेपोलियन तो 1804 में राजा बना। ठीक है। और हेमूत ने 1556 में पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा था? दूसरा युद्ध लड़ा था। हेमू तो 1556 में ही मारा गया। और ये फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। अब आप कह दोगे सर इसको मतलब उपाधि कैसे मिली? तो उपाधि किसी को कभी भी दी जा सकती है। ठीक है। अब कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है ना, तो हम कह देते हैं ये सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। तो हो सकता है सचिन के टाइम में तो वो पैदा ही ना हुआ हो, कि उसने क्रिकेट खेलना शुरू ही नहीं किया हो, लेकिन ना हम किसी दो बंदों को ना एक उपाधि दे देते हैं। ठीक है। कोई मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है, हम कहते हैं ना ये तो आइंस्टीन है। कल नागार्जुन को कहा था ना ये किसका है? इसे कि भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। आइंस्टीन है ना बेटा, कभी अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी पढ़ना। वो बिल्कुल नालायक होता था बचपन में। ठीक है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को ना उसके स्कूल टीचर ने ना स्कूल से निकाल दिया था और उसको एक पर्ची दी थी। ठीक है। और उस पर्ची को ले जाकर वो अपनी माँ को देता है और माँ से पूछता है माँ इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? उस पर्ची में लिखा हुआ था आपका बेटा इतना नालायक है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसकी माँ ने एक बात बोली, बेटा इस पर्ची में लिखा है कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसके लिए आप किसी और स्कूल में इसका एडमिशन करवाओ जहां पर इसके लेवल के ब्रिलियंट बच्चे हो। उस बात ने ना अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग पर इतना असर किया कि उसने इतनी खोजें की अपने जीवन में, लेकिन ना जब वो बड़ा हो गया ना एक बार उसको याद आया कि जब वो पढ़ने लायक अच्छे से हो गया, बहुत सी खोजें कर दी, तो उसको लगा कि माँ के पास वो पर्ची माँ ने अटैची में रखी थी, उस पर्ची को मैं ओपन करके देखता हूँ। और उसने अटैची खोली और वो पर्ची निकाली। 25 साल बाद उस पर्ची में लिखा हुआ था आपका बेटा नालायक है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो कभी कभी है ना जब टीचर आपको मोटिवेट करता है ना, इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी चीज है ना, पता नहीं आप पर कितना असर है डाल देती है। ठीक है। एक गुड़िया आई थी आज से लगभग 2.5 साल पहले आई थी, स्टूडियो में आई थी। ठीक है। और उस गुड़िया के पापा नहीं थे। वो कहती है सर मेरे है ना मम्मी जो चाचा ताऊ है ना उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली। ठीक है। उस टाइम मैंने वो पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट थी। मैंने कहा बेटा आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे। ठीक है। और वो बात है ना उस गुड़िया के दिमाग पर इतनी असर की कि अगले साल है ना उसका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और अभी रिसेंट में कम से कम 10 दिन पहले है ना वो पीजीटी की लेक्चरर लग गई। ठीक है। मैंने तो एक सिंपल वर्ड बोला था कि बेटा आप बहुत आगे जाओगे। उस वर्ड ने उसके दिमाग पर, वो जब लगी ना उसकी कॉल आई, सर आपने उस दिन मेरे को बोला था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे को लगा कि सर को आपसे कितनी उम्मीदें हैं। ठीक है। और वही बात मैं आप सभी बच्चों को बोलता हूं, क्योंकि आप उम्मीदें पूरी कर सकते हो। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप अपने मम्मी पापा की उम्मीदें पूरी कर सकते हो। ठीक है। मेरे को बेटा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखो मेरे को खुद की जॉब तो लगनी नहीं है। 2012 में मैं जॉब छोड़ चुका हूँ और 2012 को आज कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। जो 12 साल पहले जॉब छोड़ चुका है उसको जॉब से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है। मेरे को मतलब है सिर्फ आपकी जॉब से। ठीक है। अच्छे से 4-5 महीने तैयारी करो, बाद में लाइब्रेरी में बैठो, जितना आपने पढ़ लिया है। मैं यूट्यूब पर भी बोलता हूँ, बेशक आप मेरे से मत पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन आपका सिलेक्शन है ना वो आपका परम मोटो होना चाहिए। और सिलेक्शन नहीं लिया ना बाद में लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। लोग ताने मारेंगे आपको
कि आप इतना पढ़े थे, आप पढ़ते क्या करने जाते थे, ये करने जाते थे, आने वाली लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। और 2024 है ना, ये जॉब का साल है। और स्पेशल लड़कियों से मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाद में घर वाले है ना, लड़के तो चलो मना लेते हैं, बोला आईलेट्स करूंगा, ये करूंगा, विदेश जाऊंगा, फला जाऊंगा, ठीक है, ये मना लेते हैं 2-3 साल। लेकिन लड़कियों के सामने कोई चॉइस नहीं होती, बोला बेटा तेरी शादी करेंगे, और वो पलट कर जवाब भी नहीं दे पाती। तो आपके लिए ना ये गोल्डन टाइम है 2024 का। अगर सरकारी नौकरी लगना है तो लग तो बाद में भी सकते हो, ये नहीं है कि मैरिज के बाद जॉब। मैरिज के बाद है ना, मैंने बहुत से ऐसी लड़कियां देखी है जो पीएचडी तक कर रखी थी और शादी के बाद उनको कहा जाता है कि आप है ना, हमारे पास इतना पैसा है, हम आपको आगे नौकरी नहीं करवाएंगे। तो पीएचडी तो खत्म हो गई ना बेचारी की, ठीक है। तो लाइफ के आप कभी मालिक नहीं बनोगे। अगर आज जॉब लग गई ना, फिर आप अपने हिसाब से आपके क्या होंगे, रिश्ते होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना। जागो ग्राहक जागो, वही वाली बात है, ठीक है। तो कहाँ थे? हाँ, नेपोलियन पे थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में ये क्या बना था? फ्रांस का राजा बना था। कब बना था? 1804 में ये फ्रांस का क्या बना था? राजा बना था। और इसके जीवन का एक है ना, इसने 1815 में कौन सा युद्ध लड़ा था? वाटरलू का युद्ध। और ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध था। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था बेटा? वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध इसने कब लड़ा था? 1815 में। इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? वाटरलू का युद्ध लड़ा था। उसने कौन सा युद्ध लड़ा था? वाटरलू का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था बेटा इसने? 1815 में इसने वाटरलू का युद्ध लड़ा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो इंटरव्यू जरूर सुनना उस लड़की का। आज से 1.5 साल पहले है, तृप्ता बेनीवाल के नाम से वो गुड़िया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, डाला था मैंने शायद, ठीक है। तो उसमें ना वो बताएगी कि कैसे उसके घर के हालात हैं और आज उसके घर के हालात कैसे हैं। देखो, दिन रात का अंतर। एक जॉब है ना, वो कहती है सर जॉब लगी ना, वही चाचा ताऊ मिठाई लेकर आए जिन्होंने हमारी जमीन हड़प रखी थी, ठीक है। तो ये चीजें होती है। जॉब के बाद है ना, जो आपके ना, जो आपसे नफरत करते हैं ना, वो भी आपसे क्या करने लगेंगे? प्यार करने लगेंगे। बस एक जॉब का खेल है, ठीक है। और पिछले लगभग 2 रिजल्ट अभी पिछले 15-20 दिन से अंदर गुरुकुल के अंदर से लगभग एएलएम वाली भर्ती में जो पीछे आता स्टाफ नर्स 35 बच्चे और ग्रुप डी में 10 से 12 बच्चे लगे हैं, ठीक है। लगभग है ना 40+ बच्चे लग चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिठाई लेकर कितने आए देखे होंगे? ये होता है रियल में। और मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं तो चाहता हूं आप भी नहीं आओगे, मेरे को पता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, जब मतलब गुरुजी ये हो गया तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में आते भी नहीं है। जॉब तो लगे हैं 40-45 आपके सामने, मुकेश सर के पास एक एक बच्चे की लिस्ट पड़ी है, लेकिन टीचर तो भी खुश है कि उसके बच्चों को क्या मिल गई है? मंजिल मिल गई है। हमें कोई मतलब नहीं है मिठाई से क्या हो जाता है, लेकिन ना ये एक टोकन ऑफ लव होता है। और होता नहीं है, मिठाई एक पीस से ज्यादा मैं कभी खाता भी नहीं हूं, कभी आपने देखा होगा, ठीक है। वो यही छोड़ के चला जाता हूं कि सर बच्चों को बांट देना, ठीक है। लेकिन एक ये होती है, फीलिंग होती है। एक कहानी याद आ रही है, आज से 2 साल पहले, 2 नहीं 3 साल हो गए, हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती थी ना, तो 5 स्टूडेंट होते थे। वो कहते सर हमें है ना लाइब्रेरी में आप पढ़ा दिया कीजिए, ठीक है। और मैंने कहा, उन्होंने कहा पैसे ले लेना। मैंने कहा पैसे नहीं, आप जॉब लग जाओ। बोला जॉब लगने के बाद सर आप चिंता मत करो, हम आपको पहली सैलरी देंगे, ये देंगे वो देंगे। मैंने बोला मेरे को कोई मतलब नहीं, आप लग जाओ। उस 5 में से ना 4 बच्चे हरियाणा पुलिस में लग गए थे, जब 3 साल पहले की बात है। 5 में से 4 बच्चे लगे, वो मिलने भी नहीं आए, ठीक है। और 5वां बच्चा वो मतलब नहीं लगा, वो आज तक कांटेक्ट में है मेरे, ठीक है। वो आता रहता है, बोला गुरुजी अब बताओ क्या करूं, अब बताओ क्या करूं। लेकिन खुशी है, ठीक है। टीचर के लिए बस इतना ही है कि उसका बच्चा जॉब लग गया, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। आपसे भी यही उम्मीद है कि आप जॉब लग जाओ, ठीक है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि जब भी कोई नया बैच हो ना शुरू, उसमें पुराने बच्चे ना मिले, क्योंकि वो जॉब लग जाए। अब ये तो हरियाणा में पेपर नहीं हो रहे, तो आपकी कोई कमी नहीं है। हमेशा यही चाहत रहती है, नए बैच में नए चेहरे मिले, पुराने वाले सारे जॉब लग जाए, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे जॉब भी नहीं लगते, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध। कब लड़ा इसने? 1815 में, ठीक है।
अब इसे मतलब भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त क्यों कहा जाता है? आर्यवर्त साइड कितनी विजय? 9, दक्षिणवर्त साइड 12, इसीलिए किसने कहा था भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन का मतलब फ्रांस का राजा 1804 में अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन फ्रांस का था, इसके पतन का कारण था बेटा इसने टक्कर ले ली किससे? रूस से टक्कर ले ली। ठीक है, कभी मैं ना विश्व इतिहास मैंने वैसे डाल रखा है, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन डाल रखा है यूट्यूब पे, पढ़ना नहीं कभी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। कहते हैं इसने ना मतलब छोटे से देश से होते हुए इसने किस देश से टक्कर ले ली? रसिया से टक्कर ले ली, और यही इसके पतन का, क्योंकि इसने छोटे छोटे देशों पर आक्रमण किया, उन सबको हरा दिया, इसका मनोबल इतना बढ़ गया। ठीक है, कभी कभी इंसान है ना मतलब बिल में हाथ डालता है वो सोचता है चूहा है, हर बिल में चूहा नहीं होता, किसी बिल में सांप भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो सांप मिलेगा तो सर्विस हो जाएगी, थोड़ा सा चूहे बिल में हाथ ध्यान से डाला करो। ठीक है, हर बिल में चूहा नहीं होता। इसने सोचा रूस भी चूहा है, लेकिन वो सांप मिल गया और इसका पतन हो गया। ज्यादा स्टोरी यहाँ पर इतनी है, नेपोलियन का जिक्र आया तो दो बातें बता दी। 1804 में फ्रांस का राजा बना, 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा। अब है ना कहते हैं समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था बेटा? बता दो। चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसकी मां का नाम क्या होता था? कुमार देवी होता था। इसकी मां का नाम क्या होता था? कुमार देवी। बताया था ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी कर ली थी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। इसीलिए पेपर में आता है इसे समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? लिच्छवी दोहितर। ये पेपर में पक्का आता है, लिच्छवी दोहितर। ठीक है, ये खुद को क्या कहलाना पसंद करता था? लिच्छवी दोहितर। ठीक है, यानी अपनी माँ का नाम है ना ये जुड़वा कर बड़ा अपने साथ खुश होता था, तो इसे क्या कहा जाता था? लिच्छवी दोहितर कहा जाता था। किसको लिच्छवी दोहितर कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, इसको एक उपाधि मिली थी कविराज, एक इसे कहा जाता है असव मेघ करता। ठीक है, एक इसको कौन सी उपाधि मिली थी बेटा? कविराज की उपाधि मिली थी। एक इसको क्या कहा जाता है? असव मेघ करता। लिख लो, इसने एक असव मेघ यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने एक असव मेघ यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने एक असव मेघ यज्ञ करवाया था। इसे क्या कहा जाता है? असव मेघ करता कहा जाता है। इसने कौन सा यज्ञ करवाया था बेटा? असव मेघ यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था असव मेघ यज्ञ? समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ करवाया था? असव मेघ यज्ञ। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? असव मेघ करता। और इसे कौन सी उपाधि मिली थी? कविराज की उपाधि मिली थी। लिख लो, इसके नाम का एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के पर इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। लिख लो, इनके नाम का हमें एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के पर इन्हें क्या बजाते हुए दर्शाया गया है बेटा? वीणा बजाते हुए। लिख लो, इनसे संबंधित हमें एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के में इन्हें क्या बजाते हुए दर्शाया गया है बेटा? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इनसे संबंधित हमें एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के में इनको क्या बजाते हुए दर्शाया गया बेटा? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इन्हें असव मेघ कर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लिच्छवी दोहितर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माँ का नाम क्या होता था? कुमार देवी होता था। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। जो हरिसेन थे ना, उन्होंने किसकी रचना की थी? वो इनके दरबारी कवि होते थे। लिख लो, हरिसेन है ना, इनके क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। लिख लो, हरिसेन इनके क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। हरिसेन इनके कौन से कवि होते थे बेटा? दरबारी कवि होते थे। पेपर में पूछा गया था, हरिसेन इनके कौन से कवि होते थे? दरबारी कवि होते थे। हरिसेन की रचना कौन सी रहेगी? प्रयाग प्रशस्ति। और इनसे इनके संबंधित एक कौशाम्बी अभिलेख में मिला है। समुद्रगुप्त से संबंधित एक कौशाम्बी अभिलेख है मिला है। लिख लो, कौन सा अभिलेख मिला है? कौशाम्बी अभिलेख, जिसका निर्माण है ना सम्राट अशोक ने करवाया था।
और इसे कहते हैं अकबर है ना, इस अभिलेख को कहाँ ले गया? इलाहाबाद ले गया। लिख लो। इन समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख मिला है? एक कौशाम्बी अभिलेख मिला है, ठीक है। और कौशाम्बी अभिलेख में ना कई राजाओं के बारे में है। एक तो सम्राट अशोक के बारे में हो गया बेटा, एक अकबर के बारे में हो गया, एक जहांगीर के बारे में हो गया, ठीक है, एक बीरबल के बारे में हो गया, और एक किसके बारे में हो गया? समुद्रगुप्त के बारे में है। लिख लो। इनसे संबंधित एक कौशाम्बी अभिलेख मिला है। लिख लो। इनसे संबंधित एक कौशाम्बी अभिलेख मिला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया। और इसे अकबर कहाँ ले गया? इलाहाबाद ले गया। इसे अकबर कहाँ ले गया था? इलाहाबाद ले गया था। इसे अकबर कहाँ ले गया था? इलाहाबाद ले गया। इसमें किस किस राजा के बारे में वर्णन रहेगा? सम्राट अशोक, अकबर, जहांगीर, बीरबल और समुद्रगुप्त के बारे में क्या रहेगा? वर्णन। इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। एक इनसे संबंधित इलाहाबाद अभिलेख भी मिला है, इलाहाबाद अभिलेख, उसमें इन्हें धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। धर्म प्रचारक बंधु। लिख लो। इनसे समुद्रगुप्त से संबंधित एक इलाहाबाद अभिलेख भी मिला है। इनसे संबंधित हमें एक इलाहाबाद अभिलेख भी मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है बेटा? इलाहाबाद अभिलेख मिला है। और इलाहाबाद अभिलेख में ना इनको क्या कहा गया था? धर्म प्रचारक बंधु कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म प्रचारक बंधु कहा गया था। एक शासक होता था बेटा श्रीलंका का मेघवर्मन। श्रीलंका का एक शासक होता था मेघवर्मन। क्या नाम था शासक का? मेघवर्मन। कहां का राजा होता था बेटा? श्रीलंका का। कहते हैं इसने ना अपना राजदूत है ना किसके पास भेजा? समुद्रगुप्त के पास भेजा। बोला हमें ना एक जगह है बोध गया। बोध गया कहां पर है? बिहार में, जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान मिला था। कहते हैं श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बताया, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म था। आपको मैंने बताया था सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में किस धर्म का प्रचार करने के लिए, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। श्रीलंका का शासक कौन होता था बेटा? मेघवर्मन होता था। मेघवर्मन होता था। उन्होंने अपना क्या भेजा? राजदूत भेजा। किसके दरबार में भेजा? समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और किस लिए भेजा था बेटा? कि हमें बोध गया में ना, ठीक है, किसकी मूर्ति बनानी है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनानी है, ठीक है। और इन्होंने ना उस मूर्ति बनाने के लिए उनको क्या दे दी थी? जमीन दे दी थी, ठीक है। इन्होंने बोध गया में मूर्ति बनाने के लिए क्या दे दी थी? जमीन दे दी थी, ठीक है। यानी ये ना बौद्ध धर्म को में भी क्या रखता था? विश्वास रखता था, ठीक है। इसके दरबार में कौन रहता था बेटा? हरिसेन। हरिसेन की रचना कौन सी थी? और प्रयाग प्रशस्ति में पूछे ना समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किसकी विजयों का वर्णन है? समुद्रगुप्त की विजयों का। श्रीलंका का शासक कौन होता था? मेघवर्मन। श्रीलंका का शासक कौन होता था बेटा? मेघवर्मन। उन्होंने क्या भेजा था? अपना राजदूत भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? बता दो। समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। और किसके लिए भेजा था? बोध गया में किसकी फोटो बनवाने के लिए? महात्मा बुद्ध की। तो इसने क्या दे दिया था? जमीन दे दी थी, ठीक है। एक व्यक्ति आया था वसुबंधु, वसुबंधु, ठीक है। और ये किस धर्म का प्रचारक था? बौद्ध धर्म का प्रचारक था। और इसको इसने क्या दे दिया था? संरक्षण दे दिया था। लिख लो। इसने किस बौद्ध भिक्षुक को संरक्षण दिया था? तो आपका नाम क्या होगा? वसुबंधु, ठीक है। वसुबंधु है ना बौद्ध धर्म को मानने वाला था। वसुबंधु बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और बौद्ध धर्म को इसने क्या दे दिया था बेटा? उस वसुबंधु को ना इसने क्या दे दिया था? संरक्षण दे दिया था। वसुबंधु को
इसने क्या दे दिया था? संरक्षण दे दिया था। इसने किसको संरक्षण दे दिया था? वसुबंधु। वसुबंधु किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। और श्रीलंका का शासक कौन था बेटा? मेघवर्मन। राजदूत को कहां पर भेजा था? समुद्रगुप्त के दरबार में। और राजदूत को कहा कि हम बोध गया में क्या बनवाना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध की मूर्ति। तो इन्होंने ना उसके लिए क्या दान कर दी थी? जमीन। इलाहाबाद अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। ठीक है। अब इसके संबंधित मैंने कहा एक बीणा मतलब इसकी एक सिक्का मिला है जिसमें इसे क्या बजाते हुए दर्शाया गया है? बीणा बजाते हुए। इससे संबंधित हमें क्या मिला है? एक सिक्का मिला है। इससे संबंधित क्या मिला है बेटा? एक सिक्का मिला है जिसमें इसे क्या बजाते हुए दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को क्या करते हुए दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इससे संबंधित क्या मिला है? एक हमें सिक्का मिला है जिसमें क्या करते हुए दर्शाया गया था? इसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। इसे कविराज भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा बेटा? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है। तो हमने गुप्त वंश स्टार्ट किया, ये आगे चलेगा, बहुत लंबा 200 सालों तक चलेगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है। और 275 ईस्वी में स्थापना की। राजा 240 से 280 तक रहा। उसका बेटा घटोत्कच हुआ, वो 280 से 319 ईस्वी तक राजा रहा। उससे संबंधित एक ताम्रपत्र मिला है और उसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज। और 319 से 335 तक कौन रहा? चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक 319 में गुप्त संवत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर ली। वैशाली किस में मिल गया? दहेज में मिल गया। उसके बाद 335 से 375 तक समुद्रगुप्त। कविराज, भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा। इलाहाबाद अभिलेख में धर्म प्रचारक बंधु का। कौशाम्बी अभिलेख भी इससे संबंधित मिला। इसके दरबार में हरिसेन रहता था जिसकी रचना होती थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। कौशाम्बी अभिलेख है ना, ये इलाहाबाद कौन ले आया? अकबर ले आया। इसमें अकबर, जहांगीर, बीरबल और सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में निर्माण करवाया। और इसमें समुद्रगुप्त का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। याद रह जाएगा ना। इसे किससे संबंधित है? मतलब इसने आर्यवर्त साइड 9 विजय, दक्षिण वर्त साइड 12 विजय। पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, माँ का नाम कुमार देवी। ये क्या कहलाकर खुश होता था? लिच्छवी दोहित्र कहलाकर क्या होता था? खुश होता था। ठीक है। नेक्स्ट वीक में बेटा आपकी एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से ना हमें, क्योंकि अभी आप मान कर चलो जिस भी आपका नया सीईटी है ना, कभी भी नए सीएम ने कल ही है ना लगभग 7000 पोस्टों पर हरियाणा कौशल निगम की भर्ती की है। लगभग बहुत से बच्चों के पास ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, तो ये एक्शन में है। और ये अभी तो एक पार्ट टाइम सीएम मान सकते हो इनको, आगे ये फुल टाइम आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नया सीईटी बहुत जल्द अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। आज शायद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता की बैठक है। आज एक मतलब चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाती है। ठीक है। तो हो सकता है आज ही आचार संहिता लग जाए, आज ना लगे तो 2 दिन बाद लग जाएगी। तो उसके टाइम में बेटा क्या होगा कि आगे है ना घोषणाएं हो सकती है। नई भर्ती तो ये महीने 2 महीने तक कोई एग्जाम अब नहीं होने वाला। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। नया सीईटी 2024 जो आएगा ना, वही है जो सीईटी क्वालिफाई करेगा तो फर्दर जाएगा, अदरवाइज यही अपना जो कारवा रुक जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा सीरियस रहोगे। सीईटी क्वालिफाई बहुत सी ऐसे पोस्टें हैं जिसमें पोस्टें भी फिल नहीं हुई। ओनली सीईटी अगर क्वालिफाई होता ना, जैसे एएलएम वगैरह की पोस्टें थी, लैब टेक्नीशियन वगैरह की पोस्टें थी, स्टाफ नर्स की पोस्टें थी, एमपीएसडब्ल्यू की पोस्टें थी। ठीक है। उनमें केवल क्या था? सीईटी का क्वालिफाई का क्राइटेरिया पूरा करना था। पोस्टें इतनी ज्यादा थी, जिसने भी एग्जाम दिया वो सारे के सारे लग गए। तो थोड़ा सा इस बार वाला सीईटी को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है। मुझे पता है आप मिठाई लेके आओगे जॉब लगने के बाद। ठीक है। चलो, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। ठीक है। आप जॉब लग जाओ और इससे ज्यादा खुशी हमें और कुछ नहीं हो सकती। जहां भी मतलब जाए तो हर डिपार्टमेंट में अपना बच्चा मिले, और क्या चाहिए? वो मिठाई से कहीं बढ़कर चीजें होती है। आप आ जाना, मिठाई हम खिलाएंगे। थैंक यू।